हेलो एवरीवन, आज अपन लोग रिवाइज करते हैं वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ ऐसे 560। ठीक है, ऐसे 560 के अंदर सबसे पहले मैं तुम्हें डेट दिखा देता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट का मतलब होता है 31 मार्च। तो जब भी लिखा हो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब 31 मार्च की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट की डेट का मतलब होता है, डेट ऑफ रिपोर्ट का मतलब कि जिस दिन रिपोर्ट अपन ने साइन की। तो अपन ने अपने एग्जाम्पल में लिया, अज्यूम किया कि मान लो अपन ने रिपोर्ट 1 जुलाई को साइन की, 1 जुलाई को रिपोर्ट साइन कर दी, तो क्या लाएगी डेट ऑफ रिपोर्ट। उसके बाद रिपोर्ट बनने के बाद अपन क्लाइंट को देते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड वर्ड यूज करते हैं, प्रोवाइडेड टू क्लाइंट। क्लाइंट को देने के लिए प्रोवाइडेड वर्ड यूज करते हैं। तो क्लाइंट को दी, तो जब भी दी 1 जुलाई को दी तो 1 जुलाई, 2 जुलाई को दी तो 2। अपने एग्जाम्पल में अपन ने दी 7 जुलाई। ठीक है, थाला थाला, ठीक, धोनी भाई का जन्मदिन, मेरा भी। फिर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड, फिर आई इशूड की डेट। अब इशू का मतलब होता है जिस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लाइंट ने थर्ड पार्टी को दी है, वो इशू की डेट हो गई। तो ये अपन ने 4 डेट पढ़ी, और यहां पर अपन ने माना कि भाई वो 10 जुलाई है। 10 जुलाई को क्लाइंट ने किसको इशू करी? थर्ड पार्टी को। जैसे अगर मान लो कंपनी है तो शेयर होल्डर को इशू करी या किसी रेगुलेटर को इशू करी। ठीक है, तो जिसको इशू करनी है मान लो रिपोर्ट, उसको इशू कर दी। तो क्लाइंट के पास है थर्ड पार्टी, किसी भी थर्ड पार्टी के पास गई, बैंक को देना है तो बैंक को दी, जिसको देना है, किसी लेंडर को देना है लेंडर को दे दी, तो थर्ड पार्टी कहलाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट जब भी वर्ड लिखा हुआ है तो 31 मार्च होता है। रिपोर्ट की डेट का मतलब होता है जिस दिन रिपोर्ट को साइन किया। अपने एग्जाम्पल में अपन ने एज्यूम किया है 1 जुलाई। क्लाइंट को देना मतलब प्रोवाइडेड वर्ड के साथ बोलेगा कि क्लाइंट को प्रोवाइड करी, और क्लाइंट थर्ड पार्टी को देगा तो इशू वर्ड यूज करेगा। अपन क्लाइंट को देंगे तो प्रोवाइडेड, क्लाइंट थर्ड पार्टी को देगा इशू, इशूड टू थर्ड पार्टी। ठीक है, यहां पर अपन ने एज्यूम किया है 7 जुलाई 10 जुलाई, ये एज्यूम किया। अब सबसे पहले सब्सिक्वेंट इवेंट वर्ड का मीनिंग आया। अब यहाँ से अपन शुरुआत करते हैं पढ़ाई की। अब अपन ने डेट समझ ली, अब मीनिंग पढ़ लेते थोड़े बहुत। सबसे पहले मीनिंग आया सब्सिक्वेंट इवेंट का। सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब होता है कि इन दो डेट के बीच में जो इवेंट होते हैं, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इवेंट अकरिंग, जो भी इवेंट होते हैं, इवेंट अकरिंग बिटवीन दिस डेट। ठीक है, वो एंड फैक्ट बिकम नोन, और कोई फैक्ट अपन को पता चलते हैं। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट के बाद भी अगर इवेंट होते रहे और हर इवेंट की जिम्मेदारी अपनी होती रही तो अपना काम तो कभी खत्म ही नहीं होना। मतलब अपन ने रिपोर्ट भी दे दी, उसके बाद भी जो इवेंट हो रहे तो सबकी जिम्मेदारी लेके थोड़ी बैठे अपन। तो अब इवेंट की बात नहीं कर रहा, रिपोर्ट देने के बाद तुम्हें कोई ऐसा फैक्ट पता पड़े जो तुम्हें पहले पता चला होता, तो हो सकता है तुमने अपनी रिपोर्ट को अमेंड कर दिया होता। ठीक है, तो इवेंट पहले हो चुका है, उसका फैक्ट तुम्हें अभी पता पड़ रहा है, उस फैक्ट की जिम्मेदारी है अपनी। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट इवेंट के अंदर 2 चीज कवर होती है, इन 2 डेट के बीच में होने वाले इवेंट्स, और इसके बाद इस रिपोर्ट डेट के बाद पता चलने वाला फैक्ट बिकम नोन। ठीक है, टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट। ये 2 चीज मिलकर सब्सिक्वेंट इवेंट कहलाता है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन हो गई अपनी, इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट और फैक्ट बिकम नोन टू द आफ्टर द डेट। ठीक है, उसके बाद एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट आया, जिसका मीनिंग अपन एस 4 में पढ़ ही लेते हैं। एडजस्टिंग इवेंट वो होते हैं, याद रखना ये इवेंट हमेशा याद है, तुम्हें क्या देंगे? एविडेंस देंगे कंडीशन का। इवेंट एविडेंस देंगे कंडीशन का, एविडेंस प्रोवाइड करते हैं ये। तो इवेंट वो होते हैं जो हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। अब एडजस्टिंग इवेंट क्या है कि ये उसका एविडेंस दे उस कंडीशन का कि जो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी एट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और नॉन एडजस्टिंग वो होता है कि जिसकी कंडीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद अरोज हुई, अरोज आफ्टर द डेट। ठीक है, तो दोनों की लाइन सेम रहेगी। इवेंट हमेशा तुम्हें एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, तो एडजस्टिंग इवेंट आर दोज इवेंट जो प्रोवाइड करेंगे एविडेंस किसका? कंडीशन का। प्रोवाइड करेंगे एविडेंस किसका? कंडीशन का। ये एग्जिस्टेड वाली, ये अरोज वाली, एग्जिस्ट एट द डेट और अरोज आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये अपन ने मीनिंग पढ़ा। फिर एग्जाम्पल वगैरह बोलता है कि अगर मान लो कोई डेटर 31 मार्च में कोई डेटर है, वो इंस्टॉलमेंट हो जाए मार्च के बाद, ठीक है, तो वो एडजस्टिंग इवेंट हुआ, ये बताया इसने अपन को। ठीक, और एक बात याद रखना, जब भी डेटर होता है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता ही होता है बाय डिफॉल्ट, इसीलिए कंडीशन एग्जिस्ट कर ही रही है। ठीक,
तो अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो ये एडजस्टिंग इवेंट हुआ। क्लेम हुआ कोई अपना क्लेम जिसका अपन ने प्रोविजन बना रखा है, क्लेम का अपन ने क्या बना रखा है, प्रोविजन, वो 31 मार्च के बाद सेटल हो जाए वो क्लेम, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, ठीक है, तो वो भी एडजस्टिंग इवेंट हुआ क्योंकि उसका प्रोविजन बना हुआ था। शेयर इशू करना नॉन एडजस्टिंग है, मर्जर नॉन एडजस्टिंग है, और अगर कोई आग बाग लग जाए प्लांट एंड मशीनरी पे, स्टॉक पे, तो भी नॉन एडजस्टिंग है, ठीक है। एडजस्टिंग इवेंट को AS4 के हिसाब से, AS अगर तुमने 4 पढ़ा होगा तो उसमें तुम ये सारी बातें पढ़ लोगे, AS4 के हिसाब से एडजस्टिंग इवेंट को एडजस्ट करते हैं, यानी कि अगर डेटर इंस्टॉलमेंट हुआ तो बैड डेट रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। और नॉन एडजस्टिंग जो होता है उसको जैसे डिस्क्लोज करना होता है, बस डिस्क्लोजर दे दो उसका, ठीक। अब दोबारा सब्सिक्वेंट इवेंट बताया, पहले सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन कैसे बताई कि यहां इनके बीच के इवेंट और इसके बाद का फैक्ट बिकम नोन। अब क्या बता रहा है कि इनके बीच के इवेंट, इनके बीच का फैक्ट बिकम नोन और इसके बाद का फैक्ट बिकम नोन, ठीक है। 3 टुकड़ों में बता रहा है। पहले कितने टुकड़े किए, 2, इनके बीच के इवेंट और इसके बाद का फैक्ट। तुम तो वो पहला टुकड़ा, वो पहले वाला डेफिनेशन याद रखना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव आया, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें साई ऑब्टेन करना है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, ये 2 अलग अलग चीज़ें, तो यहाँ पे जो इवेंट हुए इनके लिए हमें साई ऑब्टेन करना है। क्या साई ऑब्टेन करना है कि क्या कोई ऐसे इवेंट हुए, क्या ये इवेंट हुए, क्या कौन से इवेंट जो क्या मांगते हो, एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर मांगते हो, तो उसे एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट किया क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसके बारे में साई ऑब्टेन करो। तो तुम्हें ये देखना होता है कि हमने इन इवेंट को, कोई ऐसे इवेंट है जो एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर रिक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, उनको हमने एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट किया क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके लिए एविडेंस ऑब्टेन करो, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ठीक है, वेदर देयर इज अ इवेंट विच रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर, ठीक है, हैज बीन प्रॉपर्ली एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, या एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड टू दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक ऑब्जेक्टिव ये है। अब इसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हमें एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करना है, रेस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। किसके लिए एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करना है, टू द फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर, ठीक है। कौन सा फैक्ट कब नोन हुआ, आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कब अपन को फैक्ट नोन हुआ, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फैक्ट बिकम नोन के लिए रेस्पॉन्ड करना है एप्रोप्रिएटली, रेस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। ये वो फैक्ट है जो अगर उसको पहले पता पड़ जाता तो रिपोर्ट अमेंड कर देता, ठीक है। हिंदी में याद रख के इंग्लिश में लिख देना वहाँ पर, और हिंदी में बोलो, वर्ड इंग्लिश के यूज़ करो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपने डेफिनेशन, रेस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली करना फैक्ट का जो आफ्टर पता पड़े। ये वो फैक्ट है जो अगर हम पहले पता पड़ गए होते तो अपन क्या करते, अमेंड कर देते। अब अपना काम क्या है, ये अपने काम आए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अपना काम आया। तो अपना काम है पहला कि अपन एपी परफॉर्म करेंगे साई ऑब्टेन करने के लिए। उसने कहा ना ऑब्जेक्टिव साई ऑब्टेन करना है, ऑब्जेक्टिव अगर साई ऑब्टेन करना है तो काम एपी परफॉर्म करना है। एपी परफॉर्म करेंगे पहला टू ऑब्टेन साई, एपी परफॉर्म करेंगे टू ऑब्टेन साई। जो बोल रहा हूँ बस वही याद रखना है, बुक की लैंग्वेज याद नहीं रखनी। एपी परफॉर्म करना है साई ऑब्टेन करने के लिए, और आप परफॉर्म नहीं करना, एडिशनल ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। एडिशनल ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म नहीं करना उन मैटर पे जिन पे हम लोग पहले ही एपी परफॉर्म कर चुके हैं। यानी अगर तुम किसी पे नॉर्मल कोर्स में एपी परफॉर्म कर चुके हो तो अब सब्सिक्वेंट इवेंट के हिसाब से दोबारा उस काम को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जब तुम लोग ये एपी परफॉर्म करोगे तो रिस्क असेसमेंट का भी ध्यान रखोगे। याद रखना, एपी परफॉर्म रिस्क असेसमेंट का ध्यान रख के किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क होता है तो फिर उस हिसाब से एपी परफॉर्म करते हैं, कम होता है तो उस हिसाब से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट का ध्यान रखकर एपी परफॉर्म करेंगे। अब एपी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, एपी के अंदर आता है हमें इवेंट आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे कि कैसे मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे कि मैनेजमेंट कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। इनके कोई प्रोसेस है क्या, और है तो इन्होंने आइडेंटिफाई किए क्या, फिर इंक्वायरी करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के बाद इंक्वायरी करते हैं मैनेजमेंट और TCWG के साथ कि कोई इवेंट अकर हुए है क्या, सब्सिक्वेंट इवेंट, ठीक है। तो वेदर ए सब्सिक्वेंट इवेंट हैव अकर्ड, ठीक। उसके बाद उनसे पूछ लिया
अब हो सकता है वो जवाब दे ना दे, सही है नहीं है, इस बात को कंफर्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, अगर मीटिंग हुई होती है तो उसके मिनट चेक कर लेते हैं, मिनट को रीड कर लेते हैं, मिनट को, अगर मीटिंग हुई होती है तो, ठीक है। और इंक्वायरी कर लेते हैं उन मैटर के बारे में जो मीटिंग में तो डिस्कस हुए मगर अभी मिनट में अवेलेबल नहीं है। मीटिंग में तो डिस्कस हुए, अभी मिनट में अवेलेबल नहीं है, उन मैटर की इंक्वायरी कर लेते हैं, ठीक है। तो मिनट्स को रीड कर लो और जो मैटर मिनट्स में अवेलेबल ना हो उसकी इंक्वायरी कर लो। और भी चीज़ें होती है रीड करने के लिए, तुम चाहो तो रीड कर लो डेटा सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रिकॉर्ड वगैरह। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रीड कर लो, अभी कोई लेटेस्ट बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से कोई इवेंट पता पड़ जाएगा, उसमें कोई बैड डेट दिखा रखा हो, या अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक कर लो, ईयर एंड के बाद का 31 मार्च के बाद का अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक कर लो, उससे कोई इवेंट पता चल जाए। तुम्हें तो सिर्फ इवेंट पता लगाना है, एंटिटी से पूछ लो या फिर क्या कर लो, इन चीज़ों को चेक कर लो। इतने सारे काम है अपने पास, ये सारे तरीके एपी परफॉर्म करने के। अब ये सब परफॉर्म करने से अगर तुम लोग इवेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारा काम है कि वो एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट हुए हैं क्या, ये चेक करना, ठीक है, ये काम है। तो अपन डिटरमिन करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद डिटरमिन करेंगे कि एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है क्या इवेंट। उसके बाद ये सब काम होने के बाद हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से कि आप हमें WR दो कि जितने भी इवेंट है जो एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर मांगते हैं, जितने भी इवेंट एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर मांगते हैं, आपने उसे क्या किया है, एडजस्ट और डिस्क्लोज किया है, ठीक है। दैट ऑल इवेंट अकरिंग सब्सिक्वेंट और डेट, ठीक, जो क्या मांग रहे, जो मांग रहे AFRF के हिसाब से क्या करना है, एडजस्ट और डिस्क्लोज करना है, हैव बीन एडजस्टेड और डिस्क्लोज। इसी के साथ हमारा एक पार्ट खत्म होता है, ये वाला। हमारे दो चीज़ों के लिए अलग अलग दो काम है, तो पहला काम हमारा खत्म हुआ, इसके लिए अपन को साई ऑब्टेन करना था और एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्ट करना था, ये काम अपन ने ऐसे किया। साई ऑब्टेन करने के लिए हमें एपी परफॉर्म करना होता है, ठीक है, और आप परफॉर्म नहीं करना होता, एडिशनल ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म नहीं करना होता, ठीक, ये अपन पढ़े। उन चीज़ के लिए इसके लिए पहले एपी परफॉर्म कर चुके हैं। एपी परफॉर्म करने के लिए रिस्क असेसमेंट को लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, कि कैसे मैनेजमेंट क्या प्रोसेस फॉलो करके मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है। इंक्वायरी करते हैं कि कुछ आइडेंटिफाई किया है क्या, मैनेजमेंट TCWG की इंक्वायरी करते हैं, मिनट को रीड करते हैं, इंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते हैं, साथ में कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको रीड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन ने कोई आइडेंटिफाई किया तो अपन डिटरमिन करते हैं एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट किया है नहीं किया, और ऑब्टेन करते हैं WI। और WR क्या ऑब्टेन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं WR की कि हमें WR दो, इसकी रिक्वेस्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं WR मैनेजमेंट से, क्या कि जितने भी इवेंट आइडेंटिफाई हुए जो एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर मांगते हैं एज पर AFRF, आपने एडजस्टेड और डिस्क्लोज किया है, खत्म। ऐसे ही याद रखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, पढ़ना ही नहीं, टैक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला काम फैक्ट बिकम नोन। तो फैक्ट बिकम नोन के लिए क्या करना है, सबसे पहली बात ये बोलता है फैक्ट बिकम नोन में, अभी मैं टिक लगाओ, बता दूंगा तुम्हें कि नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एपी। फैक्ट बिकम नोन के लिए हमें एपी परफॉर्म नहीं करना, ठीक है, सबसे पहला काम। सॉरी गलत बोल दिया, रिपोर्ट के बाद हमें एपी परफॉर्म नहीं करना। फैक्ट बिकम नोन के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है, एपी परफॉर्म करेंगे। हमें रिपोर्ट के बाद और एपी परफॉर्म करने की जिम्मेदारी नहीं होती, ठीक है, लेकिन कोई फैक्ट पता पड़े तो फिर जिम्मेदारी है। रिपोर्ट देने के बाद कोई भी तरह का एपी परफॉर्म नहीं होता। अब रिपोर्ट दे दी उसके बाद तुम थोड़ी इंक्वायरी वगैरह करने जाओगे, ये अब कुछ नहीं करना, फ्री बैठो आराम से, तुम्हारा काम हो गया। नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एपी, अब कोई एपी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट। लेकिन क्या होगा, अब क्या होगा, तुम्हें कोई फैक्ट पता पड़ा तो फैक्ट पता पड़ते ही तुम्हें DDI करना होता है। सबसे पहले D, जैसे ही फैक्ट पता पड़ा डिस्कस विद मैनेजमेंट, उसके बाद अगला D, तुम्हें डिटरमिन करना होता है कि कैसे मैनेजमेंट, तुम्हें डिटरमिन करना होता है कि वो जो फैक्ट है फैक्ट वो रिक्वायर कर रहा है एडजस्टमेंट, ये देखना होता है। तुम्हें जो फैक्ट पता पड़ा पहले तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लो, कर लिया। अब देखो फैक्ट कोई एडजस्टमेंट मांग रहा है क्या, अगर नहीं मांग रहा तो अच्छी बात है, कोई कुछ करना ही नहीं। अगर वो एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट करता हो, इफ सो, तो फिर मैनेजमेंट से पूछो, इंक्वायरी करो कि तुम लोग इसको कैसे एड्रेस करना चाहते हो, हाउ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस, ठीक है, द मैटर, वो मैटर को कैसे एड्रेस करेगा, ठीक। अब यहां से दो बात होगी, या तो वो अमेंड करेगा या तो अमेंड नहीं करेगा। वो बोलेगा मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर दूंगा, एडजस्ट करना है तो। कैसा इवेंट है, एडजस्ट करने वाला, एडजस्ट करने वाला है, इससे पता पड़ जाएगा।
एडजस्ट करने वाला नहीं है तो आई पे आना ही नहीं है, और एडजस्ट करने वाला है वो, इसको एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, अपन ने डिटरमिन कर लिया कि वो एडजस्टमेंट क्या कर रहा है, रिक्वायर कर रहा है, तो आई पे आना है। तो इंक्वायरी करेंगे तुम लोग कैसे एड्रेस करोगे, या तो वो अमेंड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अमेंड नहीं करेंगे। अगर वो अमेंड करते हैं तो जो उन्होंने चेंज किया उसके ऊपर एपी परफॉर्म कर दो, एपी ऑन अमेंडमेंट, कैरी आउट एपी ऑन अमेंडमेंट, एपी परफॉर्म कर दो उसके ऊपर, ठीक है। फिर ये बोलता है अगर सक्सीडिंग पैरा, ये रहा सक्सीडिंग पैरा, अगर ये पैरा अप्लाई ना हो रहा हो, इस सक्सीडिंग पैरा नोट अप्लाई, अगर ये पैरा अप्लाई ना हो रहा हो तो तुम एपी को एक्सटेंड करो। एपी को एक्सटेंड करने का मतलब है कि तुम्हें कोई बात पता पड़ी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हो गया तो अब तुम्हें उस पर रिपोर्ट दोबारा बनानी पड़ेगी। तो तुमने 1 जुलाई को रिपोर्ट बना दी थी, ठीक है, इसके बाद तुम्हें फैक्ट पता पड़ा। अब मान लो तुमने 1 जुलाई को रिपोर्ट बना दी, फैक्ट तुम्हें पता पड़ा 10 जुलाई को या 7 जुलाई को, अभी मान लेते अपन को फैक्ट पता पड़ा अपन इन दोनों डेट के बीच में अभी के लिए, तो मान लो 1 जुलाई को तुमने रिपोर्ट बनाई, 5 जुलाई को तुम्हें फैक्ट पता पड़ा, अपन इन दोनों डेट के बीच में अभी कब पता पड़ा फैक्ट, 5 जुलाई को पता चला। तो अगर तुम्हें 5 जुलाई को फैक्ट पता चला, तुम मैनेजमेंट को बताओगे, अगर वो अमेंड करेगा तुम पहले देखोगे एडजस्टमेंट मांगता है नहीं मांगता, डिस्कस करोगे, डिटरमिन करोगे और फिर मैनेजमेंट से पूछोगे। अगर मैनेजमेंट अमेंड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, कब पता पड़ा फैक्ट, 5 जुलाई को, किसको बताया, मैनेजमेंट को, वो क्या कर रहा है, अमेंड कर रहा है। अब अगर वो अमेंड करेगा तो हम उसके अमेंडमेंट को चेक करेंगे कि भाई सही से किया है नहीं किया, ठीक। चेक करने के बाद हम लोग रिपोर्ट देंगे, ठीक। तो अब दोबारा रिपोर्ट दोगे तुम लोग, तो पहले रिपोर्ट की डेट 1 जुलाई थी, अब मान लो रिपोर्ट की डेट 5 जुलाई को तुम्हें फैक्ट पड़ा, उसने चेंज किया, तुमने उसको चेक किया कि भाई चेंज बराबर किया है, अब तुम नई रिपोर्ट दोगे। मान लो नई रिपोर्ट की डेट है 25 जुलाई, तो अब ये डेट शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब ये डेट 1 जुलाई से 25 जुलाई हो गई, क्योंकि डेट ऑफ रिपोर्ट 25 जुलाई है। तो 25 जुलाई होने पर तुमने अभी तक इवेंट, हमें डेट ऑफ रिपोर्ट तक चेक करना होता था, तो तुमने ये वाला काम कहां तक कर लिया था, 1 जुलाई तक, ठीक है। अब तुमने फैक्ट पता पड़ने पर उसको कुछ बताया, तो तुम्हारी रिपोर्ट की डेट भी शिफ्ट हो गई, अब वो नई रिपोर्ट 25 जुलाई को जा रही है। तो तुम्हें अपने प्रोसेसर 25 जुलाई तक परफॉर्म करने पड़ेंगे, यही वाले, ये कौन से वाले, ये यहाँ लिखे हुए, ये सारे प्रोसेसर, यहाँ लिखे हुए सारे प्रोसेसर। तुम्हें इवेंट चेक करना है, तुम्हें इंक्वायर करना है, मिनट्स को रीड करना है, सारे प्रोसेसर, इसको बोलते हैं एक्सटेंड करना। हम लोग हमारे प्रोसेसर को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। फिर अपन ने ये बात पढ़ी, इसके बाद प्रोसेसर एक्सटेंड कर देंगे और नई रिपोर्ट दे देंगे। अब तुमने कहा कि सर अपन को दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी क्या, एक तो अपन को कुछ मिला, अपन ने उनको बताया, उन्होंने चेंज किया, अपन ने वो चेक कर लिया, अब दोबारा अपन इवेंट देखेंगे कि हाँ दोबारा इवेंट देखो, क्योंकि रिपोर्ट तक देखना होता है इवेंट, ठीक है। और मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करेगा और फिर अप्रूवल देने वाले लोग उसको अप्रूव करेंगे, तो मैनेजमेंट को भी AS4 के हिसाब से अप्रूव तक देखना होता है। तो मैनेजमेंट का काम भी बढ़ा और तुम्हारा काम भी बढ़ा, इसलिए एक्सटेंड एपी एक्सटेंड करेंगे। कौन सा एपी, जो तुम्हें पहले बताया गया, हमें कौन सा पहले बताया गया, हमें ये पहले बताया गया, ठीक है। अब मैनेजमेंट का काम बढ़ा, अपना काम भी बढ़ा। मैनेजमेंट अगर अप्रूवल दे रहा है बाय 21 जुलाई को, तो अपन को भी 21 जुलाई तक नहीं, मैनेजमेंट अप्रूव दे रहा है 21 जुलाई को, तो मैनेजमेंट को भी 21 जुलाई तक के इवेंट देखने पड़ेंगे, ठीक है। अप्रूव तो उसने पहले दे दिया था, मगर तुमने कुछ गलती बता दी, उसने वापस अमेंड किया, वापस अप्रूवल देने वालों ने अप्रूव किया उसको, तो अब 21 जुलाई को अप्रूव किया, ठीक है। और अपन 25 जुलाई की रिपोर्ट दे रहे हैं, तो मैनेजमेंट 21 जुलाई तक के इवेंट देखेगा, अपन 25 जुलाई तक के इवेंट देखेंगे, ठीक है। हमें रिपोर्ट के पहले तक के देखने होते हैं और मैनेजमेंट को अप्रूव के पहले तक के देखने होते हैं, एज पर AS4, ठीक। लेकिन अगर मैनेजमेंट का काम नहीं बढ़ेगा तो अपना काम भी नहीं बढ़ेगा। तो सक्सीडिंग मेरा में ये लिखा है कि लॉ रेगुलेशन AFRF अगर प्रोहिबिट नहीं करते मैनेजमेंट और TCWG, मैनेजमेंट को प्रोहिबिट नहीं करते, क्या करने से, रेस्ट्रिक्ट करने से अपने काम को। मैनेजमेंट अगर रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, क्या रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, एडजस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है अमेंडमेंट तक, वो जो उसने एडजस्टमेंट किया ना उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है अमेंडमेंट तक। और अप्रूव देने वाले को भी प्रोहिबिट नहीं किया, हमने रोका नहीं, ये भी रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट करने से इसको भी नहीं रोका, अपने अप्रूवल को
कहाँ तक? वो अमेंडमेंट तक। तो हमें भी परमिट कर दिया गया कि हम भी अपने काम को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अमेंडमेंट तक, हम भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एपी को अमेंडमेंट तक। मतलब जब भी तुम्हें फैक्ट पता पड़े, अगर मैनेजमेंट सिर्फ फैक्ट को एडजस्ट कर दे, ठीक है, और अप्रूव करने वाला उसको अप्रूव कर दे, यानी कोई डेटर बेड डेट हो गया, मतलब डेटर का पैसा नहीं आएगा, इंस्टॉलमेंट हो गया, ये बात तुमने मैनेजमेंट को बताई, ये तुम्हें बाद में पता पड़ी थी, रिपोर्ट डेट के बाद तुमने मैनेजमेंट को बताई, उन्होंने बेड डेट की एंट्री डाल दी, अप्रूव करने वाले ने भी एंट्री देख ली, तुम्हें भी बस एंट्री देखना है सही से किया नहीं की, खत्म हो गया काम, ठीक है, ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में जब उन लोगों ने सिर्फ एडजस्टमेंट किया, अप्रूव करने वाले ने भी एडजस्टमेंट देखा, उन्होंने इवेंट देखी ही नहीं S4 के हिसाब से दोबारा अप्रूव तक के, तो तुम्हें भी ये काम करने की जरूरत नहीं है, तुम भी सिर्फ एडजस्टमेंट को चेक कर सकते हो। तो हमें भी अलाउ कर दिया गया, हम भी अपने ऑडिट प्रोसेस किस पे परफॉर्म करें? अमेंडमेंट पे करें, यानी कि हम ये सिर्फ पहला वाला काम करें, ठीक है, ये दो काम ना करें, ये है फर्स्ट काम हमारा, हम ये फर्स्ट काम करें, ठीक है, और ये सेकंड वाला काम ना करें, सेकंड वाला काम ना करें, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला काम तब करेंगे सक्सीडिंग पैरा नोट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं होगा। अगर सेकंड पैरा अप्लाई हो जाएगा तो फिर ये काम करने पड़ेंगे। अब तुमने भी क्या कर दिया, अमेंडमेंट तक अपना काम कर दिया, अब रिपोर्ट की बात कर लो, ये काम तो करना ही नहीं है, एक्सटेंड एपी। अब प्रोवाइड न्यू रिपोर्ट, तो न्यू रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है क्या? पुरानी रिपोर्ट उठाओ, उसमें एडिशनल डेट इंक्लूड करो, ठीक है। तो पहला काम क्या करो, रिपोर्ट में इंक्लूड करो एडिशनल डेट, ऑर्डर शेल इंक्लूड एडिशनल डेट, ठीक है, इन द रिपोर्ट, और इंडिकेट करो कि एपी को हमने रेस्ट्रिक्ट किया है अमेंडमेंट तक, ठीक है, ये इंडिकेट कर दो, इंक्लूड कर दो, इंडिकेट कर दो, पुरानी रिपोर्ट दे दो, या फिर नई रिपोर्ट बनानी हो या चेंज रिपोर्ट बनानी हो तो नई रिपोर्ट बना दो, रिपोर्ट को चेंज कर दो, नई बना दो। और नई रिपोर्ट बनाओ तो सिर्फ इतना सा करना है, इंक्लूड करना है ईओम और ओम पेरा, ये इंक्लूड करना है, एक पैराग्राफ इंक्लूड करना है रिपोर्ट में। उस पैराग्राफ में इंडिकेट तो यही करना है, दोबारा इसको लिख देंगे, इंडिकेट एपीआर रेस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट। हमने सिर्फ अमेंडमेंट तक ही एपी किया है, यहां तक के इवेंट अपन ने नहीं देखे, पता पड़ जाएगा, ठीक है, और कुछ काम नहीं किया, बस यहां तक के तो अपन ने क्या किया है, एपी को अमेंडमेंट तक परफॉर्म किया है, रेस्ट्रिक्ट किया है एपी को, अमेंडमेंट पे ही परफॉर्म किया है, बस समझ गए, ठीक है। अब अगर वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड ना करें तो क्या करेंगे? अगर वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड ना करें तो अगर हमने रिपोर्ट उसको प्रोवाइड नहीं करी, मना कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने से, जब हमने फैक्ट बताया ना, हमने सब किया, हमने उसको कहा कैसे एड्रेस करोगे, तो या तो अमेंड करेंगे या अमेंड नहीं करेंगे। अमेंड ना करे, अपने पास रिपोर्ट हो तो मॉडिफाई कर दो इस पर ऐसे 705। अगर वो अपने पास रिपोर्ट ना हो, अपन ने उसको प्रोवाइड कर दी, प्रोवाइडेड, अगर उनको प्रोवाइड कर दी तो फिर क्या करेंगे, तो अपने पास है तो मॉडिफाई कर दो, अपने पास ना हो प्रोवाइड कर दी क्लाइंट को तो नोटिफाई कराओ, क्लाइंट को ये बोलो नॉट टू इशू टू थर्ड पार्टी को इशू मत करना। लेकिन तुम्हारे मना करने पर भी वो इशू कर दे, ठीक है, हाउएवर इफ क्लाइंट इशूड रिपोर्ट टू थर्ड पार्टी को इशू कर दे, ठीक है, तो एप्रोप्रिएट एक्शन लो। एप्रोप्रिएट एक्शन क्या? टू, ये लाइन को रट लेना है, टू सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, टू सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिटर रिपोर्ट, ये एक्शन लो। मतलब टू सीक एक्शन लो, काम करो, क्या करो, प्रिवेंट करो, रोको, ठीक है, रिलायंस ऑन ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट पे कोई भरोसा करे, उस भरोसे को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लो, ठीक है, स्टेप लो, टू सी क्या करने के लिए, रोकने के लिए, टू प्रिवेंट क्या, भरोसे को, रिलायंस ऑन ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक। चलो अब ये अपन ने देख लिया। और आखिरी अपना, अगर मान लो रिपोर्ट थर्ड पार्टी को इशू हो गई होती, तब हमें फैक्ट पता पड़ता, फैक्ट बिकम नोन तब होता इशू होने के बाद, तो क्या करते, तो फैक्ट तुम्हें कभी भी पता पड़े डीडीआई तो करना ही है, ठीक है। अब तुम जब आई करोगे, इंक्वायरी करोगे, तुम एड्रेस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या है, तो अगर वो लोग अमेंड करें, सेम चीज़ है, अगर वो लोग अमेंड करें तो कैरी आउट एपी, कैरी आउट करो एपी, सेम वही काम, ठीक है। और वापिस आ जाएगा, इफ सक्सीडिंग पैरा नोट अप्लाई या अनलेस सक्सीडिंग पैरा अप्लाई, कैसे भी लिख सकते हो लाइन को, इफ सक्सीडिंग पैरा नोट अप्लाई लिखो या अनलेस सक्सीडिंग पैरा अप्लाई लिखो, ठीक है, वापिस वही काम करने। लेकिन बीच में, इन दोनों के बीच में, फर्स्ट सेकंड के बीच में एक काम और कर लेना है, और वो है रिव्यू करना।
तुम रिव्यू करो कि क्या मैनेजमेंट ने, जब तुमने मैनेजमेंट को बताया, थर्ड पार्टी को रिपोर्ट पहुंच चुकी है, तो जब तुमने मैनेजमेंट को बताया तो मैनेजमेंट ने कोई स्टेप लिया क्या थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म करने के लिए? दोज हु रिसीव द रिपोर्ट, जिसने रिपोर्ट रिसीव करी उनको इन्फॉर्म करने के लिए कोई स्टेप लिया क्या? ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा थर्ड पार्टी को कि भाई हम वापस चेंज करेंगे रिपोर्ट, उस पर भरोसा मत करना, ठीक है? तो तुमने थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म किया क्या ये फैक्ट का? तो मैनेजमेंट को थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप लेना चाहिए और हमें उसको रिव्यू करना होता है। ये एक नया काम आ गया बीच में, ठीक है? अब अगर मैनेजमेंट ना तो स्टेप ले ये वाली इन्फॉर्म करने वाली, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करे, ना तो स्टेप ले रही है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही, तो उनको नोटिफाई कराओ। क्या नोटिफाई कराओ? कि अगर तुम लोग ये काम नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, हम हमारे रिपोर्ट पे ये जो भरोसा कर रहे हैं ना उससे लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे कि भरोसा मत करना, हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। ऑडिटर विल प्रिवेंट, हम प्रिवेंट करेंगे फ्यूचर रिलायंस को। ये बोलो, उसको नोटिफाई कराओ। यहाँ पर नोटिफाई अलग है, यहाँ पर नोटिफाई अलग है। यहाँ पर जब वो अमेंड नहीं करता तो हम नोटिफाई कराते कि इशू मत करना, वो मना करने पे भी इशू कर देता है तो एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर नोटिफाई कराते हैं इशू मत करना, और इस वाले केस में जब थर्ड पार्टी के पास ही है तो ये तो नोटिफाई कराएंगे नहीं कि इशू मत करना, तो यहाँ नोटिफाई कराएंगे कि हम लोग फ्यूचर रिलायंस को रोकेंगे अगर तुम लोग ये वाले काम नहीं करोगे, तो स्टेप नहीं लोगे और अमेंड नहीं करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब तुम्हारे नोटिफाई कराने पे भी डेस्पाइट नोटिफिकेशन मैनेजमेंट को कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा, मैनेजमेंट कहा भाड़ में जाओ तुम लोग, ठीक है, मैनेजमेंट नॉट रेस्पॉन्ड, तो फिर टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, एक्शन ले लो, वही वाला टू सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिटर रिपोर्ट, खत्म हो गई बात, ठीक है? तो ये सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पर, क्या क्या टिक लगाने का है। ये है सक्सीडिंग पैरा जिसको अपन ने शॉर्ट में समझ लिया, ठीक, ये सब हो गया अपना। फिर ये इशू करने के बाद वापस वही सेम काम, एक नया काम रिव्यू करना कि हमने इन्फॉर्म किया है क्या सिचुएशन के बारे में, ठीक है? और ये लास्ट, तो ये हमारा ऐसे 560 हो गया। 2 पार्ट में होता है, एक सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए साई ऑब्टेन करेंगे, साई ऑब्टेन करने के लिए एपी परफॉर्म करेंगे, ठीक है? एपी परफॉर्म करेंगे, आप परफॉर्म नहीं करेंगे, एपी परफॉर्म करेंगे, रेप को ध्यान में रखते हुए ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग कि मैनेजमेंट केस का कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इंक्वायर करेंगे कि कौन से आइडेंटिफाई किए, उनसे पूछ लो पहले, तुमने जो आइडेंटिफाई किया तुम बता दो, फिर अपन ढूंढेंगे, उनसे पूछेंगे, फिर अपन ढूंढेंगे किसमें, मिनट्स को रीड करके, इंटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करके, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को रीड करके, ठीक है, आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीनों चीज़। उसके बाद अगर ढूंढने पे नहीं मिलते तो कोई काम ही नहीं है, मिलते हैं तो काम है, फिर अपन डिटरमिन करेंगे कि एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है? और अपन मैनेजमेंट से WR ले लेंगे कि भाई जितने भी इवेंट हुए, सब्सिक्वेंट इवेंट हुए जो एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर रिक्वायर करते हैं एज पर AFRF, तुमने एडजस्टेड और डिस्क्लोज किए, एक काम अपना कंप्लीट होता है, दूसरे काम पे बनाते हैं फैक्ट बिकम नोन। अब फैक्ट तुम्हें पता पड़े, कब पता पड़े? इशू करने से पहले। अभी क्लाइंट अपन ने थर्ड पार्टी को इशू नहीं किया, उसके पहले फैक्ट पता पड़े, ठीक है? तो फैक्ट इशू करने से पहले पता पड़े, बाद में पता पड़े, DDI तो करना होता है, डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के साथ, डिटरमिन करते हैं कि वो एडजस्टमेंट मांगता है नहीं मांगता, ठीक है? तो एडजस्टमेंट रिक्वायर करता है क्या, वो डिटरमिन करते हैं, डिटरमिन वेदर द फैक्ट रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट, ठीक है? अब इफ सो, अगर वो एडजस्टमेंट रिक्वायर करता है तो इंक्वायर करेंगे कि मैनेजमेंट उसको कैसे एड्रेस करेगा, या तो वो अमेंड करेगा या वो अमेंड नहीं करेगा। अगर वो अमेंड करता है तो अमेंडमेंट पे अपन ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, नई रिपोर्ट देंगे, तो जितना जो गैप आया नई रिपोर्ट तक का जो टाइम है वहाँ तक के इवेंट को दोबारा देखेंगे, तो अपने ऑडिट प्रोसेस को अपन एक्सटेंड करेंगे और नई रिपोर्ट देंगे। लेकिन अगर एक पैराग्राफ आता है, अगर मान लो कि मैनेजमेंट अपने काम को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, मैनेजमेंट सिर्फ अमेंडमेंट करेगा और अप्रूव करने वाला भी अप्रूव को ही देखेगा, ठीक है, अपना अप्रूवल अमेंडमेंट पे ही देगा, तो ऑडिटर भी एपी परफॉर्म कर सकता है सिर्फ अमेंडमेंट के ऊपर, ठीक है? इस केस में उसको वो सारे काम करने की जरूरत नहीं है, एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट में मैंने 2 बात पढ़ी, या तो पुरानी रिपोर्ट उठाओ, उसमें इंक्लूड करो, इंडिकेट करो, इंक्लूड करो नई डेट, एडिशनल डेट, 2 डेट आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और इंडिकेट करो क्या कि हमारा एपी रेस्ट्रिक्टेड है अमेंडमेंट तक। दूसरा काम क्या करो, नई रिपोर्ट दे दो, उसके अंदर पैराग्राफ डाल दो, ओम पैरा या ईओम पैरा, जिसकी बात अपन आगे चैप्टरों में करेंगे कौन से पैरा होते हैं, ओम ईओम में से कोई भी एक पैरा डाल दो, ठीक है, कौन सा डलेगा बाद में देखेंगे अपन। और
उस पैरा के अंदर लिख दो, इंडिकेट कर दो कि हमने हमारे एपी को रेस्ट्रिक्ट किया है अमेंडमेंट तक। तो 2 ऑप्शन तुम्हें दिए गए, ठीक। अब ये तो अमेंड करने की बात कर दी, अगर अमेंड ना करे, ठीक है, और रिपोर्ट तुम्हारे पास है तो मॉडिफाई कर दो, रिपोर्ट तुम्हारे पास नहीं है तो उनको नोटिफाई कराओ कि इशू मत करना, मगर फिर भी इशू कर दे तो तुम एप्रोप्रिएट एक्शन लो, टू सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो इशू ही कर दी और उसके बाद फैक्ट पता पड़ा तो डीडीआई तो करना ही है, कैरी भी करना है, उसके बीच में रिव्यू भी करना है स्टेप को कि स्टेप ले रहे क्या रोकने के लिए रिलायंस को। अगर स्टेप ले लो तो ठीक है, और ना ले तो स्टेप ना ले अगर, और अमेंड भी ना करे तो क्या करो, तो नोटिफाई कराओ क्या कि तुम लोग फ्यूचर रिलायंस को प्रिवेंट करोगे, ऑर्डर विल प्रिवेंट, फिर भी ना माने, ठीक है, तो टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू सीक टू प्रिवेंट। ये खत्म होता है 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे।